असद गुलाम मौत मामले में न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। राजीव लोचन पूर्व डीजी विनय बने हैं आयोग के सदस्य। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं राजीव लोचन मेहरोत्रा। न्यायिक आयोग एनकाउंटर की जांच करेगा। मामले में पहले से मजिस्ट्रेट जांच जारी है। तो आपको बता दें कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जांच करेंगे, न्यायिक आयोग इस एनकाउंटर की जांच करेगा। तो अभिनव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव, असद का जो एनकाउंटर हुआ उसके लिए जांच आयोग, न्यायिक आयोग जो है वो गठित कर दिया गया है। बिल्कुल, मैं बता दूं कि इसमें एक जांच आयोग जो है वो गठित कर दिया गया है। पूर्व डीजीपी लोचन हैं, उनके अगुवाई में जो है, उनकी अध्यक्षता में इसकी जांच होगी कि असद का जो इनकाउंटर हुआ है वो कितना मुकाबिल रहा है और कितना ज़्यादा जो है सही रहा है। इस पूरी को लेकर जांच होगी। आपको याद होगा कि जैसे इनकाउंटर हुआ था कुछ ही दिन बाद जो है, मतलब 2 दिन के बाद ही जो है वहाँ के जो जिलाधिकारी हैं रविंदर कुमार, उन्होंने जो है एफआईआर दर्ज करा दी थी। एफआईआर के साथ साथ उन्होंने मजिस्ट्रेटल जाँच के भी आदेश दिए थे कि आखिर ये पूरा देखा जाए कि वहाँ पर जो है ये इनकाउंटर कैसा हुआ। और अब जो है उच्च आयोग से जो है इसकी जांच कराने की बात उत्तर प्रदेश ने एक गठन कर दिया है आयोग का। देखिए, ये सारी चीजें इसलिए भी जरूरी होती है कि बहुत से ह्यूमन राइट जांच आयोग का गठन किया गया है। अब ये आयोग जांच करेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आपको बता दें, निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। निकाय चुनाव में नामांकन का आज आखिरी दिन है। दूसरे चरण के नामांकन का आखिरी दिन है। 25 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 11 मई को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी। 2 चरणों में चुनाव करवाए जा रहे हैं और आपको बता दें कि दूसरे चरण के नामांकन का आज अंतिम और आखिरी दिन है। आपको बता दें कि 25 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 11 मई को दूसरे चरण के तहत मतदान होगा। यूपी निकाय चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी। सभी पार्टियां जो हैं पूरा जोर लगा रही हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं इस निकाय चुनाव में। और आज की अगर बात कर ली जाए तो आज से बीजेपी अपने चुनावी अभियान को और धार देने वाली है, क्योंकि आज से बीजेपी के तमाम दिग्गज जो हैं वो चुनावी मैदान में नजर आएंगे चुनाव प्रचार करते हुए। तो चलिए जरा ये चुनावी गणित क्या है वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो आपको बता दें कि निकाय चुनाव का जो गणित है, यूपी में 760 नगरीय निकायों पर चुनाव करवाए जाने वाले हैं। तो आपको बता दें कि 760 नगरीय निकायों पर चुनाव होने हैं। 205 सीटें जो हैं वो ओबीसी के लिए रिजर्व रखी गई हैं। 205 सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि दिसंबर में ही ये चुनाव करवाए जाने थे, लेकिन आपको बता दें कि मामला जो है वो न्यायिक कारणों में फंसता रहा। इसकी वजह से इस चुनाव में देरी हुई। 17 महापालिकाओं के मेयर चुने जाएंगे, यानी मेयर का चुनाव 17 जगहों के लिए करवाया जाना है। ये चुनावी गणित है इस बार का निकाय चुनाव का। इसके अलावा 199 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। तो आपको बता दें कि ये 2 चरणों में चुनाव करवाए जा रहे हैं। 544 नगर पंचायत के अध्यक्ष का भी फैसला होना है और इसके लिए सभी पार्टियां जो हैं वो पूरा जोर इस समय उत्तर प्रदेश में लगा रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि महापौर की 17 में से 9 सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं। 9 सीटें आरक्षित हैं। कुल 17 महापौर हैं, उनमें से 9 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। यूपी में कुल 760 नगरीय निकायों पर चुनाव होने हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश का नगर निकाय का चुनावी गणित। तो देखिए, चुनावी रण जो है वो सजा हुआ है। नामांकन लोग दाखिल कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरोहा से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं महेंद्र, मदन मोहन हमारे साथ वाराणसी से हैं और हैदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं गाजियाबाद से।
सबसे पहले चलते हैं वाराणसी। आपके पास आते हैं मदन मोहन। वाराणसी में क्या हलचल? आज नामांकन का आखिरी दिन है और अमूमन आखिरी दिन सबसे ज्यादा नामांकन भी होते हैं। क्या तस्वीरें वहां की? अभिषेक, बिल्कुल ये बताना चाहूंगा, जिस तरह से अगर कहा जाए नगर निकाय का चुनाव जो होना है, इसके पहले अगर हम बात करें तो वाराणसी में फर्स्ट फेज में जो है वो चुनाव होगा, यानी कि 3 मई को जो है वाराणसी में चुनाव होंगे और यहाँ पे नामांकन की प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी है। अब कहा जाए तो सभी दल के प्रत्याशी जो है अब चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। जैसा कि आपको बता दो कि योगी आदित्यनाथ भी कल जो है वाराणसी पहुंचे थे। अब वाराणसी से कहा जाए तो एक तरह से उन्होंने शंखनाद कर दिया है और पूरी तरह से अगर कहा जाए तो उन्होंने लगभग 2.5 घंटे तक जो है पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और उनका ये है लक्ष्य है कि किसी भी तरह से जो है कहा जाए तो नगर निकाय के चुनाव को जो है वो जीतना है। और उन्होंने जो है पूरी तरह से जो है कहा कार्यकर्ताओं से कहा कि आप घर घर जाइए, लोगों से जो है जाकर के, जिस तरह से मोदी काल के 9 साल जो पूरे हुए हैं और 9 साल में जो उन्होंने जो कहा जाए जो विकास के कार्य किए हैं, अपने जो 6 साल के जो कार्य हैं उनको जो है जनता तक पहुंचाइए, घर घर जाकर के कैंपेनिंग कीजिए। वहीं अगर कहा जाए तो विधायक और मंत्रियों को जो है पूरी तरह से कहा जाए उनके कंधे पर जिम्मेवारी दी है कि जिस भी विधानसभा के वो विधायक हैं या मंत्री हैं वो जाएं और जाकर के जो है डोर टू डोर अच्छा मदन मोहन, वाराणसी की अगर बात करें, जहां तक मुझे याद है 1995 से शायद बीजेपी का ही कब्जा रहा है। इस बार चुनौतियां क्या क्या लग रही हैं बीजेपी के सामने? जी अभिषेक, बिल्कुल ये बताना चाहूंगा कि 1995 से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के महापौर तक जो है यहाँ पे कब्जा रहा है और उसके त्रिशूल तोड़ने के लिए इस बार अगर कहा जाए तो कांग्रेस के साथ साथ सपा ने भी एक मजबूत प्रत्याशी जो है यहाँ पे वाराणसी में उतारा है। तो चुनाव जो है इतना आसान नहीं है, चुनाव में जो है काफी लड़ाई मतलब होगी और इस तरह से देखा जा वाराणसी इस वजह से भी ज्यादा विशेष हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र होने के साथ साथ जो है तमाम जो है यहाँ पे जो कि जिस तरह से विकास के कार्य किए गए हैं, जिस तरह से यहाँ पे विश्वनाथ कॉरिडोर के साथ साथ जो है तमाम ऐसी योजनाएं जो है वाराणसी में आई है, तो उनका जो है कहीं ना कहीं जनता को जो है सीधा इसका जो कहा जाए इफेक्ट पड़ेगा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और यहाँ पे आकर के करोड़ों की जो है जनता को जो है सौगात देते हैं, तो ऐसे में जो है काशी की जनता जो है। गाजियाबाद चलते हैं, हैदर के पास, उनसे जानते हैं। हैदर, गाजियाबाद में क्या हलचल? आने वाले हैं यहाँ पर लगभग जितने भी विपक्षी पार्टी है किसी ने भी मेयर के उस पर नामांकन नहीं किया है। तो आज एक बड़ा दबदबा वहाँ पर पुलिस प्रशासन के पास रहेगा। कहीं ना कहीं पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस लगा दी गई है। बजट फाटक भी आने वाले हैं, वीआईपी मूवमेंट भी है, इसको लेकर भी तैयारी की जा रही है। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो मेयर की अगर बात की जाए तो मेयर चुनाव में जो मौजूदा मेयर है यहाँ पर उनका टिकट काटा गया है क्योंकि कहीं ना कहीं उनका एक विरोध हो रहा था क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो व्यापारी वर्ग जो है गाजियाबाद में शुरू से ही बीजेपी का रहा है और कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग जो होता है वो इसी की वजह से सरकार और कहीं ना कहीं फायदा उठाती है। और जो मेयर के चुनाव होते हैं या शिक्षा नगरी के चुनाव होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं व्यापारियों को निभाने का काम किया जाता है। इस सरकार में अगर बात की जाए तो गाजियाबाद के अंदर पूरे 9 नगर निकाय चुनाव होंगे जिसके अंदर 4 ठीक है। तो चुनाव जो है वो बड़ा दिलचस्प इस बार का होने वाला है। महेंद्र, आपसे अमरोहा के हलचल के बारे में जानना चाहेंगे। अमरोहा में क्या हलचल निकाय चुनाव को लेकर? पालिका और 4 जो है वो नगर पंचायतें हैं। सबसे मेन जो यहाँ देखने वाली बात होगी, यहाँ पे एक नई जो है नगर पंचायत बनी है सैदनगली। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है जो योगी जी के पूर्व ओएसडी अभिषेक जी हैं, उनकी जो पत्नी है अनुपूर्ति, उनको जो है यहाँ पे मैदान में उतारा गया है। देखना होगा कि उनकी कहीं ना कहीं क्या होता है। ये पहला चुनाव है उनका। और दूसरी यदि हम बात कर लें यहाँ पे तो जो लोकदल और यहाँ सपा का जो गठबंधन था वो अमरोहा में वो टूटा है। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल ने भी अपने जो प्रत्याशी है वो अलग उतारे हैं। तो जाट समाज जो बीजेपी के लिए यहाँ कहा जाता था वो कहीं ना कहीं बीजेपी से अलग हो सकता है और इससे नुकसान भी जो है सपा को भी होने वाला है। वैसे बात कर लें हम भाजपा की तो भाजपा कहीं ना कहीं अपनी जो है 4 से 5 सीटों पर मजबूती बनाए हुए है। ठीक है, चलिए महेंद्र, मदन और हैदर, बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि हलचल जो है चुनावी निकाय चुनाव को लेकर के काफी ज्यादा देखने को मिल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय बोल रहे हैं, आपको सुनवाते हैं।
तब कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। हमने भविष्य को ध्यान में रखकर रोड मैप बनाने और खेलों की बेहतरी के लिए इकोसिस्टम तैयार करने पर सहमति जताई थी। हमने स्पोर्ट्स सेक्टर में केंद्र सरकार और राज्यों के बीच पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बात कही थी। अब इम्फाल में आप सभी ये जरूर देखें कि उस दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं। और मैं आपको ये भी कहूंगा कि ये समीक्षा पॉलिसी और प्रोग्राम्स के लेवल पर ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये समीक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी होनी चाहिए और बीते एक वर्ष की खेल उपलब्धियों पर भी होनी चाहिए। साथियों, ये बात सही है कि पिछले एक वर्ष में भारतीय एथलीट्स और खिलाड़ियों ने कई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। हमें इन उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए साथ ही ये भी सोचना है कि हम अपने खिलाड़ियों की ओर ज्यादा से ज्यादा मदद कैसे कर सकते हैं। आने वाले समय में स्क्वॉश वर्ल्ड कप, हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप, ऐसे आयोजनों में आपके मंत्रालय और आपके विभागों की तैयारियों की परीक्षा होनी है। ठीक है, खिलाड़ी अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स को लेकर हमारे मंत्रालयों को भी अलग अप्रोच से काम करना होगा। जैसे फुटबॉल और हॉकी जैसे खेलों में मैन टू मैन मार्किंग होती है, वैसे ही आप सभी को मैच टू मैच मार्किंग करनी होगी। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में आयकर विभाग का बड़ा एक्शन। आयकर विभाग की 50 से अधिक स्थानों पर छापेमारी। तमिलनाडु में 50 से अधिक जगहों पर छापेमारी चल रही है। रियल एस्टेट कंपनी जी स्क्वायर के ऑफिस पर छापेमारी की जा रही है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तमिलनाडु में 50 से अधिक जगहों पर छापेमारी चल रही है। रियल एस्टेट कंपनी जी स्क्वायर के ऑफिस पर छापेमारी की जा रही है। तो आयकर विभाग की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तमिलनाडु में कई जगहों पर छापेमारी आयकर विभाग की। एक बड़ी खबर इस वक्त की राजस्थान के टोंक से आपको बता दें, जहां मालपुरा इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। पूरे मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इलाके में शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि बाइक तेज चलाने की बात को लेकर पत्थरबाजी हुई थी। तो टोंक के मालपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूरे मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो राजस्थान के टोंक से इस वक्त की बड़ी खबर। हालांकि माहौल जो है फिलहाल शांतिपूर्ण है। बाइक तेज चलाने की बात को लेकर पत्थरबाजी हुई थी। तो राजस्थान के टोंक से इस वक्त की बड़ी खबर। तो ये टोंक की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मालपुरा इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। पत्थरबाजी करते हुए ये आपको लोग दिख जाएंगे। तो पूरे मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। प्रशासन की पूरी नजर जो है वो इस पर बनी हुई है। मालपुरा इलाके में धारा 144 कुश्ती संघ अध्यक्ष के खिलाफ एक बार फिर से दंगल शुरू हो गया है। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन का दूसरा दिन है। 7 महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की है। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष पर संगीन आरोप लगाए हैं। शिकायत के बाद अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। ये बात बजरंग पूनिया ने कही है।
ये देखिए, हम अपनी हक की लड़ाई के लिए यहाँ पे आए थे जनवरी में भी, आज भी उसी लड़ाई पे हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि भाई हमने स्पोर्ट्स में अभी तक जो चीज़ें की है स्पोर्ट्स में की है, मेहनत की है, ना कि पॉलिटिक्स। हमें नहीं पता था कि लोग बातें ज़्यादा करते काम कम करते हैं। लेकिन वो हमारे साथ खिलाड़ियों के साथ वही हुआ कि जो फेरबदल किया गया, जो बातें बताई, वो कोई उन पे अमल नहीं हुआ। दोबारा से WFI रन कर रही है, तो वो चीज़ें खिलाड़ियों के लिए, हम लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं? खेल के लिए लड़ रहे हैं, खेल को बचाने के। अगर वही इंसान दोबारा से खेल में आ रहा है, पूरी चीज़ें चला रहा है, तो कहाँ से खिलाड़ियों को न्याय मिल गया? जब तक कमेटी की रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की गई थी, और उसके बाद उनके सोर्सेज बोल रहे हैं कि खिलाड़ियों के पास सबूत नहीं है। अभी कंप्लेंट करे हुए 48 घंटे से भी ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी तक FIR नहीं हो रही है। पहले बोल रहे थे कि FIR नहीं कर रहे, अब FIR कर रहे हैं। कंप्लेंट की है तो FIR नहीं कर रहे। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।